जब हमने पहले कॉस्टिंग में पढ़ा था कि जो मटेरियल कंट्रोल वाले पोर्शन में कि स्टोर्स लेजर अकाउंट में करना होता है हमको कि जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्शन हाउस में या फैक्ट्री में जब माल आता है तो अलग अलग रेट्स पर माल आता है रॉ मटेरियल। उनको किस रेट पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को इश्यू किया जाए, ये समस्या सामने आती है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि उसके लिए होता है कि जो पहले माल आया उसको पहले इश्यू किया जाए, मेथड फीफो मेथड, प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि। दूसरा लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जो लास्ट में आया उसको पहले इशू कर दिया गया। और तीसरा एवरेज प्राइस मेथड, औसत मूल्य विधि। और चौथा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, भारित औसत विधि। और इनके अलावा भी और भी विधियां हैं, पर ये चार विधियां ज़्यादा अपन मान सकते हैं, ज़्यादा अध्ययन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब बात यह है कि जब अपन फीफो लिफो मेथड अप्लाई कर रहे हैं इसलिए इसमें है कि जैसे मान लीजिए कोई वो है इस तरह से कि स्टेशनरी का कोई प्रिंटिंग प्रेस है मान लीजिए, तो उसमें पेपर बड़ा बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें पेपर आया, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेट्स का आया। तो वो अलग अलग मान लीजिए प्रिंटिंग करने के भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग चीज़ें प्रिंट होती है। और मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट है, तो उनको इशू करने वाली जो बात है, मान लीजिए एक बार तो रेट 100 रुपीज़ रिम के हिसाब से रॉ मटेरियल आया, पेपर आया, बाद में 150 आया, बाद में 140 आया। तो इसलिए फिर वो निश्चित करना पड़ता है कि कौन सा मेथड अपन अप्लाई करें। ऐसे ही मान लीजिए कोई प्रोडक्शन या मकान बनाने का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, वहाँ पे सीमेंट अलग अलग रेट्स पे आया। तो एक बार 100-200 रुपये का रेट था, एक बार 300 का हो गया। तो अगर अपन उसमें वो नहीं रखेंगे, पेरिटी नहीं रखेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे या पेरिटी नहीं रखेंगे, तो समस्या आ जाएगी। कभी 200 का रेट अपन इशू कर रहे हैं, कभी 300 का इशू कर रहे हैं। तो एक सिस्टम फॉलो करना होता है उससे कि कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से निर्णय लिया जा सके, कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट और लॉस निकाला जा सके और कॉस्ट निकाली जा सके। तो उसमें दूसरी समस्या ये आई थी कि उसमें हमने अध्ययन किया था, जब हमने फीफो लिफो मेथड अध्ययन किए थे तब ये अध्ययन किया था कि अगर मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल आता है और उसका कोई लॉस हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने बात करी सीमेंट की, भी सीमेंट को अपन ने परचेज किया, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट्स ने डिपार्टमेंट ने परचेज किया और स्टोर्स लेजर को भेजा। अब सीमेंट है मान लीजिए, उसमें लॉस हुआ, जो रॉ मटेरियल अपन ने जितना परचेज किया था उसकी तुलना में वो कम हमको मिल रहा है। अब वो लॉस दो तरह का हो सकता है, नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, अब नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। नॉर्मल लॉस किसको बोलेंगे? जो जिसका की वेस्टेज या लॉस रोका नहीं जा सकता था, सामान्य हानि या सामान्य क्षय उसको बोलते हैं, या उसको बोलेंगे जिसको कि कोई भी नहीं रोक सकता था, वो तो होना है। जैसे मान लीजिए सीमेंट को उड़ना है तो उतना उड़ेगा। पेट्रोल है या डीजल है, उसको अपन ने मान लीजिए 20 लीटर लिया तो और 19.6 लीटर ही अपने को मिल रहा है 10 दिन बाद मान लीजिए, तो अपन ये मान के चलेंगे कि ये तो नेचुरली वेस्ट होता है। और एक ये होता है कि मान लीजिए आपने 20 लीटर डीजल या पेट्रोल लिया और मिल रहा है 14 लीटर ही, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वेस्ट हुआ, चोरी हुई, जो भी हुआ उसको एबनॉर्मल बोलेंगे। यानी नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस उसको बोलते हैं जिसका कि लॉस या वेस्टेज रोका नहीं जा सकता। और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल वेस्टेज उसको बोलते हैं जिसका कि लॉस या वेस्टेज रोका जा सकता था। तो बेसिकली कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि नॉर्मल वेस्टेज को तो, या नॉर्मल लॉस वेस्टेज जो भी बोले अपन, उसको तो लागत का भाग माना जाता है, तो लागत में जोड़ा जाता है। और एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल लॉस जो होता है उसको कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करें स्टोर्स लेजर अकाउंट में, ये मूल मुद्दा है यहाँ पे आज अध्ययन करने का। तो इसमें क्या होता है कि अगर अपन नॉर्मल वेस्टेज मानते हैं या नॉर्मल लॉस मानते हैं किसी भी मटेरियल का, तो स्टोर्स लेजर अकाउंट में जो कॉलम होते हैं, पहले रिसिप्ट का कॉलम डेट के बाद, देन इशू का कॉलम, देन बैलेंस का कॉलम। तो रिसिप्ट में तो जो माल आया वो एंट्री हुई गई। इशू में क्या करेंगे, अगर नॉर्मल वेस्टेज है तो नॉर्मल वेस्टेज को भी ट्रीट करने के दो तरीके हैं। एक तो नॉर्मल वेस्टेज को लागत का भाग तो मानेंगे ही, रॉ मटेरियल का ही या मटेरियल का ही भाग माने, यानी प्राइम कॉस्ट का ही भाग मानेंगे, डायरेक्ट मटेरियल का ही भाग मानेंगे। तो फिर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैग 50 किलो सीमेंट है,
उसमें से 2 किलो सीमेंट वेस्ट हो गया, तो 2 किलो अपन लिखेंगे यहाँ इश्यू वाले कॉलम में सीमेंट, उसका प्राइस नहीं लिखेंगे, उसका अमाउंट नहीं लिखेंगे, केवल क्वांटिटी में 2 किलो आ जाएगा। और जो बैलेंस है, अगर मान लीजिए 50 किलो अपना हमारे पास रिसीट में आया है, तो 48 किलो में ही वो जो 50 किलो का जो रेट है, मान लीजिए वो 50 किलो का बैग 300 रुपये का आया, तो फिर वो 48 किलो का ही 300 रुपये का बैग मान लिया जाएगा। इसको बोलेंगे मूल्य वृद्धि से नॉर्मल वेस्टेज को ट्रीट करना, या मूल्य वृद्धि द्वारा या मटेरियल की मूल्य वृद्धि करके सामान्य हानि का ट्रीटमेंट करना। इस तरह से अब 50 किलो जो पहले 300 रुपये का था, अब 48 किलो पर 300 रुपये का भार आ जाएगा। यानी इश्यू वाले कॉलम में केवल क्वांटिटी लिख देंगे, प्राइस में भी कुछ नहीं लिखेंगे, अमाउंट में भी कुछ नहीं लिखेंगे। बैलेंस में नॉर्मल वेस्टेज है तो 50 - 2 बराबर 48 किलो, और वो 300 रुपये का रेट हो जाएगा। 300 डिवाइडेड बाई 48 kg के हिसाब से रेट आ जाएगी। पहले 300 डिवाइडेड बाई 50 के हिसाब से 6 रुपये का रेट था, अभी 6 रुपये से कुछ बढ़ के रेट आ जाएगी। इसको कहेंगे अपन नॉर्मल वेस्टेज को रॉ मटेरियल का ही भाग मांगना, या नॉर्मल वेस्टेज को डायरेक्ट मटेरियल का ही भाग मानना मूल्य वृद्धि करके। एक तो ये हो गया। दूसरा नॉर्मल वेस्टेज का तरीका है कि अगर हम मटेरियल का भाग नहीं मानते हैं तो इसको फिर फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ेंगे तो क्या होगा कि इश्यू वाले कॉलम में अपन 2 किलो का 6 रुपये के हिसाब से रेट था, रिसीट वाले कॉलम में अपन ने देखा उस रेट के हिसाब से माल खरीदा गया था, तो 2 रुपये तो प्राइस में लिख देंगे, 2 तो क्वांटिटी में लिख देंगे, प्राइस में 6 रुपये लिख देंगे, और 12 रुपये जो है अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। और जो बैलेंस का कॉलम है उसमें निकाल देंगे, 50 - 2 कर देंगे, और अमाउंट भी उस हिसाब से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर तो नॉर्मल वेस्टेज का ट्रीटमेंट हो जाएगा कि वो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो 12 रुपये है, ये अल्टीमेटली 12 रुपये जो है, अगर मान लीजिए ये 12 रुपये का जो रेट हुआ, जो भी रेट आया कुल मिलाकर उस लॉस का प्राइस इंटू क्वांटिटी करने के बाद वो फैक्ट्री ओवरहेड में जुड़ जाएगा। ये दूसरा तरीका है नॉर्मल वेस्टेज को ट्रीट करने का, जब उसको फैक्ट्री ओवरहेड का या कारखाना, फैक्ट्री ओवरहेड हिंदी में कहेंगे कारखाना उपरिव्यय का भाग मानना। ये तो हो गया नॉर्मल वेस्टेज का ट्रीटमेंट। अब दूसरा ट्रीटमेंट है एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल लॉस हो, असामान्य हानि या असामान्य क्षय। तो उसको यहाँ पर बताया गया है कि कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खर्चा तो हो गया, वो लॉस तो हो गया कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए, लेकिन उसको लागत का भाग नहीं माना जाता है और उसको कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि रिसीट वाले कॉलम में तो लिख ही दिया, इश्यू वाले कॉलम में इश्यू वाले कॉलम में लिख देंगे क्वांटिटी में 2, प्राइस में 6, 12 रुपये के हिसाब से, और बैलेंस में उसमें माइनस करके लिख देंगे। ये जो 12 रुपये है अल्टीमेटली माइनस हो गया, और फिर 48 किलो का ही जो रेट है वो उसके हिसाब से निकल गया, 6 रुपये के हिसाब से आ जाएगा। यानी 12 रुपये 300 रुपये में से कम हो जाएंगे बैलेंस वाले कॉलम में। अल्टीमेटली ये जो 12 रुपये है फैक्ट्री ओवरहेड में भी नहीं जोड़ेंगे, किसी भी ओवरहेड में नहीं जोड़ेंगे, ये लागत में से ही कम हो जाएंगे 12 रुपये। और अल्टीमेटली जब कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनेगा वहाँ पर इसको ट्रांसफर कर देंगे। कॉस्टिंग P&L अकाउंट में जब सब तरह का एंट्रीज होंगी, जो एबनॉर्मल लॉसेज है उनकी, वहाँ पर ये उसको डेबिट साइड में कॉस्टिंग P&L अकाउंट में जोड़ देंगे एबनॉर्मल वेस्टेज के रूप में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस 12 रुपये से कॉस्ट नहीं जुड़ेगी। एक्चुअल में लॉस तो है ये कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए, लेकिन लागत निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लागत का भाग नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रोका जा सकता था, रोका नहीं गया। अगर अपन इसको लागत में जोड़ देते हैं तो कॉस्ट बढ़ी हुई आएगी। अगर कॉस्ट बढ़ी हुई आएगी तो चूंकि हम ज़्यादा रेट में बेचेंगे तो कंपटीशन में हो सकता है सर्वाइव नहीं करें, और वो गलत रहेगा, मतलब कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि जो आज एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ अगली बार नहीं होगा, और अपन ने उसको लागत का भाग मान लिया, लागत का भाग मान के और हमने कॉस्ट निकाल ली। कॉस्ट निकालने के बाद हम जब उसको बाजार में उससे ऊपर बेचेंगे और दूसरा कॉम्पिटिटर उससे कम रेट में बेच रहा है, या मान लीजिए पहले भी अपन ने कम रेट में बेचा है, तो फिर उसमें समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए इसको लागत का भाग नहीं मानते हैं। इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं नॉर्मल वेस्टेज का और एबनॉर्मल वेस्टेज का। थैंक यू।